नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। शुक्रवार को पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गई। हरियाणा में 90 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होनी है और वोटिंग के लिए बनाए गए 20,629 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का मतदान होगा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान गुरुवार शाम को समाप्त हो गया। बीजेपी सत्ता विरोधी लहर को मात देकर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है, तो कांग्रेस एक दशक के अंतराल के बाद घर वापसी की उम्मीद कर रही है। हरियाणा में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो वोट डाल सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा की सभी 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अधिकारियों ने बताया कि चुनाव के लिए कुल 20,629 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। तो ये 8 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, होडल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और अंबाला, ये 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। जनरल इलेक्शन विधानसभा हरियाणा 2024 कल होने जा रहे हैं। तो आज हम ये 74 रेवाड़ी का डिस्पर्सल सेंटर है। यहाँ पे हमारे 259 बूथ है रेवाड़ी में और हमने सारी पार्टियों को सुबह 9 बजे बुलाया था और उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई। जिसके कोई डाउट्स थे उसके लिए हमने अलग से टीम बैठाई गई। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए भी हमारी टीम अभी भी बैठी हुई है। किसी साथी को मशीन ईवीएम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। हमारे मास्टर ट्रेनर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और दूसरे अच्छे साथी हैं अनिल जी, उन्होंने पूरी प्रक्रिया जो कागजात जरूरी है उनको दोबारा से यहाँ पे समझाया है। हमारी नायब तहसीलदार मैडम ने भी सारी चीज़ें एक एक करके सभी पोलिंग पार्टीज को डिटेल्स में बताई है और सारी पार्टियों ने उसको ध्यान से सुना है और सब अभी अपने सामान लेने के लिए पार्टियां जा रही हैं। सभी हमारी पोलिंग पार्टीज हैं, 968 जो हमारे पूरे जिले में पोलिंग पार्टीज हैं, उनको जो है आज कल जो चुनाव होने वाला है उसके मद्देनजर आज जो उनकी रवानगी करी जाएगी। उसी को देखते हुए सभी जो हमारी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उन पे जाके उसकी स्थिति जो है जांची जा रही है और वहाँ पर जो है पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग दी जा रही है, सामान उनको दिया जा रहा है। फिर यहाँ से अलग अलग सेंटर से उनका डिस्पैच होगा और आज हमारी सारी पोलिंग पार्टीज जो है वो अपने अपने लोकेशन में पहुँच जाएंगी। कि हर एक बूथ में वो अपना पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं जो कि पूरी पोलिंग प्रोसेस पे नजर रखेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी एजेंट के द्वारा पोलिंग प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना वो हम अलाउ नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स को हमने ये भी सूचना दी है कि जैसे ही कल ईवीएम्स सेक्टर 14 कॉलेज में आएंगी उसके बाद वो खुद या उनके प्रतिनिधि यहाँ पे हमने जो कंट्रोल रूम बनाया है वहाँ पे बैठ सकते हैं और जो स्ट्रॉन्ग रूम्स बने हैं जो 3 लेयर सिक्योरिटी के द्वारा जिनकी मैनिंग की जाएगी, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी और सीसीटीवी कैमरे भी रहेंगे। डबल लॉक सिस्टम से स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक किया जाएगा। उनकी निगरानी के तौर पर काउंटिंग के दिन तक वो खुद या अपने प्रतिनिधि यहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं और वो वहाँ पे बैठ करके अब उसकी पूरी प्रक्रिया 24 घंटे देख सकते हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि उनमें विश्वास रहे कि जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। कल हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदान होगा सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आज जो पोलिंग पार्टी हैं उसके साथ ही हमारे पुलिस की टीम है वो उनका डिस्पर्सल है और इसकी प्रक्रिया जो है चारों विधानसभाओं की वो चल रही है। एंड इसके अतिरिक्त जो बाकी हमारी लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, वेबकास्टिंग जो सभी बूथों पे 831 बूथों पे की जानी है उससे कंट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं और जो डिप्लॉयमेंट प्लान है उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी शामिल हैं, वो सारी भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, रोहतक में पुलिस का एक डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। कुल यहाँ पर 831 बूथ हैं। सभी बूथ पे पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा।
काफ़ी सारे बूथों पे हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो जिले में आई हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है। 13 कंपनी के आसपास यहाँ पर जिले में मौजूद है पैरामिलिट्री फोर्सेस। उन सभी को जो हमारे क्रिटिकल बूथ होते हैं, जो थोड़े संवेदनशील बूथ होते हैं, वहाँ पर उनको डिप्लॉय किया गया है। उनकी विस्तृत ब्रीफिंग भी आज मेरे द्वारा की गई है। मैंने सभी पुलिसकर्मियों को डिटेल में बताया है, समझाया है कि उनके कर्तव्य क्या हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज हमारी करीब 100 के आसपास पूरे जिले में पेट्रोलिंग पार्टीज हैं जो कि चप्पे चप्पे पे नजर रखेंगी। जो भी बूथ पे कोई गड़बड़ी की कोई सूचना आती है तो तुरंत 3 से 4 मिनट में 5 मिनट में जाकर के उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इस तरह से बनाई गई है। दिशा निर्देश तो ये है कि पारदर्शिता से हमने चुनाव करवाने और सही वोटिंग करवानी है, सही पर्सन की वोटिंग करवानी है और ट्रांसपेरेंसी से करवानी है। पोलिंग की जो किट है वो क्या क्या सामान दिया गया? सर ये देखिए, ये हमारे पास लिस्ट है पोलिंग की किट का, ये सारा सामान है। इसमें वेरियस मशीन, कंट्रोल, बैलेट, वीवीपैट के नंबर्स वगैरह हैं। देन उनकी जो स्लिप्स हैं जो हम कल सील करेंगे उनकी बारे में सारी है स्लिप्स। हमारे पास मार्ड कॉपी है इलेक्ट्रोल रोल की, जिसके अंदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी पिछले 2-3 दिन में चेंज हुई होंगी वो है हमारे पास। कोई डेड वोटर हो गया है या कोई शिफ्ट हो गया है। विधानसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सभी बूथ में सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई हैं। उनके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं। 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं और 2 रिजर्व में 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं। उनके साथ पुलिस फोर्स रहेगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को कल के लिए देखेंगे। जनता से यही अपील है कि पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पैरामिलिट्री की 11 कंपनी हमारे पास हैं। 4,500 फोर्स हमारी जिला पुलिस की है। IRB की हमारी एक कंपनी है। तो जो भी फरीदाबाद कमिश्नरेट के 6 हलकों के लोग हैं वो सब निसंकोच होकर के बेहिचक मतदान करने आए और ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग करें। हमारे यहाँ ओडल विधानसभा के अंदर 200 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और चुनाव संबंधी जितनी ट्रेनिंग थी हमारी, आज 3rd ट्रेनिंग थी पोलिंग पार्टी को, वो दे दी गई और सारी पार्टियां पूरी करके अब डिस्पैच कर रहे हैं। सारी पार्टियों को आधा घंटे में सारी पार्टियां भेज देंगे। तो सर कोई एक्स्ट्रा भी मशीनें रखी गई हैं, अगर कोई खराबी आ जाती है तो? मशीनें हमारी सेक्टर ऑफिसरों को अलॉट होती है। मान लीजिए ड्यूरिंग पोल या ड्यूरिंग मॉक पोल कोई मशीन खराब होती है, रिप्लेसमेंट के लिए हमारे सेक्टर ऑफिसरों के पास मशीनें होती है और वो अपने फील्ड में होती है। तो आज हमारी जितनी विधानसभा क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा पोलिंग पार्टीज हैं 5 निर्वाचन क्षेत्रों में, उनको आज हमने भेज दिया है। उनको जो लास्ट ट्रेनिंग देने की वो हम दे चुके हैं। अब वो अपने पोलिंग बूथ्स पर चले जाएंगे। रानिया में 188 पोलिंग बूथ्स हैं और पार्टियों अब बसेस में बैठ चुकी हैं, अब बस निकलने वाली है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद सीएम सैनी ने कहा कि ये त्यौहार हमारी संस्कृति से जुड़ा है। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो अपने घरों से निकले और मतदान करें। आज पूरे प्रदेश में सकारात्मक माहौल है। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प पत्र को लोगों तक पहुंचाने में मजबूती से काम किया है। हमें पूरा विश्वास है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। नवरात्रों के अवसर के ऊपर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए मां मनसा देवी के चरणों में आज हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। मैं नवरात्रों के महापर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये त्योहार हमारी संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी के मंगल कामना और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाई। एक अपील करूंगा प्रदेशवासियों से कि 100% मतदान करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकल करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, देश और प्रदेश की मजबूती के लिए हम घर से निकल करके ज्यादा मतदान करें, ऐसा मैं प्रदेश के लोगों से प्रार्थना करता हूं। नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं। कल
शाम को 6 बजे प्रचार रुका है और कल 5 तारीख को वोटिंग है। मैं इस प्रदेश के अंदर लगातार हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व आया है, उन्होंने आकर के लोगों के बीच में इंटरेक्शन किया है। प्रदेश का आज एक पॉजिटिव माहौल पूरे प्रदेश के अंदर खड़ा है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उनके तत्वाधान में प्रदेश को तीव्र गति से विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। और लगातार जो प्रचार हुआ है, हमारा हर लोगों तक पहुंचना, उनसे मिलना, घर घर जाना, हमारा जो संकल्प पत्र है उसको घर घर व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना, हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मजबूती से लग करके कि पार्टी का, हमारी सरकार का विजन क्या रहने वाला है, उस विजन को प्रदेश के लोगों के सामने रखा है। प्रदेश के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों को पुनः नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दावा करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। कोई आजाद खड़ा होगा, वो भी दावा करेगा, वो भी कहेगा कि मैं, उसके अपने समीकरण होते हैं कि मैं जीतूंगा। परंतु हमने पिछले 10 वर्षों में जो लोगों के हित में, जो प्रदेश के हित में जितने भी कदम उठाए हैं, वो कदम प्रदेश की मजबूती को, प्रदेश को ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने के उठाए हैं। लोगों को उनका जबरदस्त लाभ मिला है। मेरा हरियाणा पिछले 10 वर्षों के अंदर विकसित हरियाणा बना है। आने वाले समय के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि हरियाणा को तीव्र गति से विकास की और ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। और लगातार हम जो भी सुविधाएं प्रदेश के लोगों को चाहिए या उनकी तरफ से जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों के ऊपर काम करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वहीं हरियाणा में बीजेपी नेता अशोक तंवर शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर ने 5 साल बाद फिर से कांग्रेस की सदस्यता ले ली। गुरुवार को अशोक तंवर महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की एक रैली में पहुंचकर सभी को चौंका दिया था। ये कदम उठाने से 1 घंटा पहले तक अशोक तंवर हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील कर रहे थे। बीजेपी छोड़ने और कांग्रेस में वापसी करने की वजह बयां करते हुए उन्होंने कहा कि देश की तरक्की में दलित पिछड़ों हो, इसका राहुल गांधी ने ध्यान रखा। भारत जोड़ो यात्रा ने दिशा देने का काम किया। लोगों में विश्वास हुआ और लोकसभा में सीटों को दोगुना किया गया। पिछले दिनों हमने सबने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे तमाम इस तरीके के कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी ने चलाए राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में, उसने पूरे देश को एक दिशा देने का काम किया। लोगों के अंदर विश्वास फिर जागृत हुआ कि ये देश और मजबूती से आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस पार्टी देश के अंदर मजबूत होगी। और वो चुनाव लोकसभा के हुए, हमने नतीजा देखा। कांग्रेस ने अपनी टैली को डबल किया। राहुल जी को एक मजबूत नेतृत्व के रूप में आज पूरा देश चाहता भी है और मानता भी है। और हरियाणा भी आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से आज हरियाणा के अंदर, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के चुनाव है, दूसरी तरफ हरियाणा के हैं, लेकिन मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हरियाणा से संबंध भी है और हम पूरी तरीके से चुनावी इस समर में अभी देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जाति का सहारा लेकर के, जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ,
ये आज मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसको देख करके और हमें और ज्यादा मैं समझता हूं कि हाथ हुआ और यही सब देख करके आज हमने फैसला लिया। कल राहुल जी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ के अंदर मैंने पुनः कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खरीफ सीजन शुरू होते ही भिवानी की नई अनाज मंडी में फसलों की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई। मार्केट कमेटी के अधिकारी अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से फसल के लिए खरीदी शुरू हो चुकी है और मुख्य रूप से बाजरे की फसल एमएसपी की रेट पर खरीदी जा रही है। उन्होंने बताया कि कपास की भी फसल आना शुरू हो गई है और कपास को 2 भागों में खरीदा जा रहा है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो अपनी फसल लेकर अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं और अनाज मंडी में किसानों के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है। अनाज मंडी भिवानी में 1 अक्टूबर से सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है फसलों की। अभी फिलहाल मंडी में कपास और बाजरा की आवक हो रही है और मुख्यतः बाजरा ही मेन फसल आ रही है मंडी में इस समय। और 1 तारीख से इसकी सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और अब की बार जो है सरकार के द्वारा 2625 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे का भाव निश्चित किया गया एमएसपी। और उसके साथ साथ कपास का भाव, क्योंकि कपास की जो लेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसमें जो 29 mm मैक्सिमम होती है कपास की लेंथ में, लेकिन हमारे क्षेत्र में 28 या 27 mm के आसपास रहता है। तो इसमें 28 mm का भाव 7421 रुपये रहेगा, जबकि 27 mm अगर कपास आती है तो उसका 7271 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। अनाज मंडी में अभी तक जो है 15,279 क्विंटल की फसल अभी सुबह तक आ चुकी है, जो मैंने लेटेस्ट फिगर देखी है। और इसमें 577 किसान आए हैं अपना बाजरा लेके सरकारी खरीद के लिए। इसमें से कल तक जो फिगर है हमारी वो 7,336 क्विंटल खरीदी जा चुकी है सरकार के द्वारा, जिसका उठान आज शुरू कर दिया जाएगा और आज भी खरीद की जाएगी। जैसे जैसे फसल आएगी किसानों की साथ साथ खरीदी जाएगी। किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है, यही रिक्वेस्ट है कि वो अपनी फसल को थोड़ा सा साफ सुथरा करके और नमी के हिसाब से लेके आए, नमी सुखा के लेके आए, ताकि उनकी फसल में आते ही बिक्री हो जाए और उसमें कोई समस्या ना आए। और गेट पास के लिए कहूँगा कि क्योंकि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक अपना फसल ले आए और रात्रि को ना लेके आए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर के दामला टोल प्लाजा के नजदीक सड़क के किनारे खेतों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त के लिए ट्रॉमा सेंटर के शवगृह में 72 घंटे के लिए रखवा दिया गया। फिलहाल पुलिस युवक की जान पहचान करने में जुटी हुई है। डेड बॉडी मिली थी हमें अननोन दामला टोल प्लाजा के पास से और देखने में प्रवासी मजदूर लगता है और इसको हमने कल 72 घंटे के लिए मोर्चरी सिविल अस्पताल यमुनानगर में लिखवाया है। इसकी उम्र करीब 55 साल की लगती है। 8 बजे डायल 112 सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी दामला टोल प्लाजा के पास पड़ी है। अगली खबर भी यमुनानगर से है, जहां घर से 4 दिन पहले लापता हुई कॉलेज की छात्रा का शव करनाल के पास इंद्री नहर से मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने एक युवक पर अपनी बेटी को मोबाइल पर परेशान करने का आरोप लगाया। परिजनों के बयान पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। तारीख को एक लड़की बेबी बाड़ी मजरापुर के ऊपर से जंप मार गई थी, जिसकी डेड बॉडी कल हमारे को इंद्री से मिली है, जिसको वहाँ से लेके आए और पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि ये कोई रोहित नाम का लड़का है, जिससे बात करती थी फ़ोन पे और उससे परेशान होकर इसने। अंबाला में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत वो तेज हो गई है। गुरुवार की रात को पारुल नागपाल की कार पर कुछ युवकों ने तलवार से हमला कर दिया था, जिसके बाद से वो अपनी जान बचाकर सीधे नागरिक अस्पताल गए। उसके बाद आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें विवेक चौधरी ने सीधे सीधे विधायक असीम गोयल पर आरोप जड़ दिए कि दम है तो सामने आकर लड़ो।
विवेक चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जितने भी अपराधी हैं वो इस समय असीम गोयल के साथ ही घूम रहे हैं। दूसरों को नसीहत देने वाले खुद अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। हमारे प्रत्याशी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं पारुल नागपाल, बहुत ही नेक इंसान है और हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी उनके साथ है। ऐसे हथकंडे तो असीम गोयल ही अपना सकते हैं। कल हम जैसे लास्ट अपना प्रचार करके उधर गांव से वापस आ रहे थे तो इस्माइलपुर और चौड़मसपुर के बीच में कुछ बाइकों पे लड़के आए और उन्होंने हमला कर दिया। ये इस्माइलपुर और चौड़मसपुर के जो इस्माइलपुर जब क्रॉस करते हैं तो 1 किलोमीटर आगे जब 1-1.5 किलोमीटर ज्यादा शराब का ठेका उससे 1-1.5 किलोमीटर के पास आके उन्होंने हमला किया और क्या बोलते हैं दो बाइकों पे लड़के थे जिसमें 2 लड़के थे, उन पे तलवारें और बेसबॉल के बैट थे, 2 बाइकों पे थे बट उनके मुंह लिपटे हुए थे और काले शर्टें डाली हुई थी। उन्होंने गालियां दी थी बट हम स्पीड में थे क्योंकि वही अगर हम वहां रुकते तो फिर वो ज्यादा वारदात को वो कर देते, अपना अंजाम दे देते क्योंकि उनके पीछे 4-5 बाइकें उनके पीछे भी थी। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां एशिया के दूसरे सबसे बड़े काली देवी मंदिर में भक्तों ने मां के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। मां दुर्गा के स्वरूप की पूजा हो रही है और इसके लिए मां ब्रह्मचारिणी का दूसरा नवरात्र पूरे देश में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पंजाब के पटियाला के श्री काली देवी मंदिर के प्राचीन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु कतार में लगकर बड़ी श्रद्धा के साथ मां के दरबार में उनकी एक झलक पाने के लिए उनका दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ट्रैप कसी पुराने बस स्टैंड ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣਾ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ चाहे वो अपना किसी भी रूप से कारां च आ रहे हैं चाहे महिंद्रा च आ रहे हैं जिवें भी आ रहे हैं वो अपना असीं थल्लों प्रॉपर भेज रहे हैं उन्होंने ते अपना लाहौरी गेट तो असीं प्रॉपर अपना बैरीकेडिंग करके 1 वे ट्रैफिक की है शेरा गेट तक। कोई अनसुखवी घटना हो जाती है तो उसके लिए कोई प्रबंध किए गए कि जल्दी कटे जा सके। हाँ जे कोई यह जी कोई गलबात होंगी है तो वो वास्ते ये वखरा रूट तैयार किया होया अपना लाहौरी गेट तो लैके अपना लाहौरी गेट तो असीं अपना 12 तरीक तो अंदर एंटर करा के ते अपना शेरा गेट में अपना कर देने। तो अगली खबर पटियाला से है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर पर्चा भरने का आज आखिरी दिन था और महिलाओं ने आरोप लगाया कि हम पर्चा भरने आए थे लेकिन हमारे कागजात फाड़ दिए गए। सनूर हल्के के बीडीओ दफ्तर के अंदर सरेआम कागजात फाड़े गए। पूर्व विधायक हरिपिंदर पाल चंदू माजरा का फोन टूट गया और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती, गुंडागर्दी के दम पर चुनाव कराना चाहती है। के पिंड दरा पूछ के फाइल को के लेके जब मैं के हमें फाइल तो तब मैंने बदतमीजी की कल्ले ने ले जाके बेहोटे ने गलत काम करने की कोशिश की है। मुंडे ने बराबर आंदे ने फाइल मार कीती है नाम पूछदे ने पिंड दा फाइलां फड़दे ने मोड़ के पीछे ला जांदे ने फाड़ के पीछे सुट दिंदे ने कोई ना दा नाम नहीं देखो अनपछाते ने सानू नहीं पता कौन है कौन नहीं पर सरेआम अंदर गुंडेगर्दी हो रही है धक्केशाही हो रही है। ऐसी सरकारां ने सानू कल चाहिए नहीं सी ना आज चाहिए ना। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ विद्यानगर ਤੋਂ ਹੋਏ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ हाँ जी कागज भरे जा रहे हैं। डीएसपी साहब ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਭੱਜਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਖੋ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੱਜ ਗਏ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਸਭ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੋ ਹੋਏ ਨੇ। तो वहीं पठानकोट में पुलिस ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 4 पिस्टल, एक 12 बोर राइफल और 12 जिंदा कारतूस यानी पूरा अवैध हथियारों का जखीरा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने सलारिया नगर मोड़ पर नाका लगाया था। खुफिया सूत्रों के माध्यम से सूचना मिली और कुछ युवक अवैध हथियारों के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रहे थे और तस्करी भी करते हैं वो अवैध हथियारों की। पठानकोट पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 2 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫੀਸਰ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਬਸਟ ਕੀਤਾ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਿਪ ਆਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਉਰਫ ਸੌਰਭ ਹੈ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਵਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਭਗਤ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਉਰਫ ਬੌਂਸਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 7.65 ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲਸ ਵਿਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿਦ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈਰਲ ਸ਼ਾਰਟ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। तो इसी के साथ हरियाणा पंजाब में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।